नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे लोकसभा चुनाव के बाद क्या है पीएम मोदी का प्लान, गुजरात कांग्रेस डेलीगेशन ने इलेक्शन कमिश्नर से क्यों की है मुलाकात, और राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन में अग्निकांड के बाद शहर शहर किस तरह से किया जा रहा है एक्शन। इस बुलेटिन में तमाम बड़ी और अहम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए हेडलाइंस। ताबड़तोड़ रैली के द्वारा ओडिशा में पीएम का ऐलान, अगली बार ओडिशा में बनेगी बीजेपी की सरकार। सीएम पटनायक की तबीयत को लेकर किए सवाल, बंगाल में बोले खतरे में बंगाल की संस्कृति और सुरक्षा। अंतिम चरण के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने झोंकी अपनी शक्ति, गाजीपुर में अमित शाह का रोड शो, बंपर बहुमत के साथ वापसी का दावा। गोरखपुर में योगी ने दिखाई ताकत, झारखंड में नड्डा ने किया प्रचार। पंजाब की महिलाओं को भी राहुल ने दी 8500 हर महीने की टकाटक गारंटी, बोले मोदी अरबपति बनाएं, हम किसानों को बनाएंगे करोड़पति। भाई भाई और धर्म धर्म में लड़ाई है बीजेपी की नीति। बेहोश बच्चों पर होश में आई बिहार सरकार, नीतीश ने 8 जून तक राज्य के सभी स्कूलों को बंद करने के दिए निर्देश। जानलेवा गर्मी से आज 70 से अधिक छात्र हो गए थे बीमार। और दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बारिश की फुहार, राजधानी के मुंगेशपुर में आज पारा करीब 52 डिग्री सेल्सियस। एनसीआर में जबरदस्त उमस, कई जगह हुई बूंदाबांदी। आप देख रहे हैं आज तक शाम। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान साधना की। जिस वक्त देश में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग हो रही होगी, पीएम नरेंद्र मोदी इस साधना में लीन होंगे। पीएम मोदी दिल्ली से दूर कन्याकुमारी में ध्यान मग्न होने की तैयारी में है। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी और किसकी सरकार बनेगी, इस तरह के तमाम सवालों से दूर पीएम मोदी अंतिम दौर के प्रचार से फुर्सत मिलते ही कन्याकुमारी का रुख कर लेंगे। दावा यह किया जा रहा है कि वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान करेंगे। पिछले कुछ समय से धुआंधार चुनाव प्रचार और रैलियों में लगे प्रधानमंत्री मोदी अब शांति और साधना में लीन हो जाएंगे। सूरज की रक्तिम आभा, समंदर की मचलती लहरें और महासागर के बीच शांत सी शिला, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। दुनिया में इस दृढ़ शिला की अब यही पहचान है। कन्याकुमारी में स्थित इस शिला पर बैठकर कभी जगत गुरु स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था, और अब यही शिला बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकर्षण का केंद्र। अंतिम चरण में कुल 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन अंतिम चरण का चुनाव प्रचार 30 मई की शाम 5 बजे ही थम जाएगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी अपनी चुनावी यात्रा के समापन पर विश्राम के लिए इस तमिलनाडु के कन्याकुमारी जाएंगे और कन्याकुमारी में महासागर के बीच उभरे इस विशाल चट्टान पर आसीन होकर ध्यान लगाएंगे, वो भी उसी शिला पर जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी चुनाव प्रचार थमने के बाद 30 मई को ही तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे और 30 मई की शाम से 1 जून तक पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यानरत रहेंगे। बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद के जीवन में समंदर के बीच उभरी इस शिला का महत्व वही था जो गौतम बुद्ध के लिए सारनाथ का था। रॉक मेमोरियल पर ही ध्यानरत रहते स्वामी विवेकानंद ने विकसित भारत का सपना देखा था और यहीं पर विवेकानंद ने भारत माता की परिकल्पना की थी। अब उसी स्थान पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान लगाना स्वामी विवेकानंद के विकसित भारत के सपने को साकार करने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। कन्याकुमारी में समंदर की अतल गहराइयों से उभरी इस शिला का महत्व ऐतिहासिक ही नहीं, पौराणिक भी है।
मान्यताओं के मुताबिक देवी पार्वती ने भी इसी स्थान पर एक पैर पर खड़े रहकर भगवान शिव के लिए उपासना की थी। देवी पार्वती शिव के लिए यहीं पर प्रतीक्षारत रहीं। भारत के इस दक्षिणी छोर का एक और महत्व ये है कि यहीं पर भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट रेखाएं भी मिलती हैं। ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अब अरब सागर का मिलन बिंदु भी है। ये स्थान अब पर्यटन का केंद्र है। वहीं बड़ी तादाद में सैलानी विवेकानंद मेमोरियल आते हैं। लोकतंत्र के महापर्व के समापन से पहले राष्ट्रीय एकता के पैगाम का संदेश देने के लिए पीएम मोदी के लिए भला इससे बेहतर स्थान और क्या हो सकता है। चुनाव प्रचार के समापन के बाद पीएम मोदी आध्यात्मिक यात्राएं करने के लिए जाने जाते हैं। 2019 में पीएम मोदी ने केदारनाथ का दौरा किया था और वैश्विक शांति के लिए रुद्र गुफा में ध्यान लगाया था, जबकि 2014 में पीएम मोदी ने शिवाजी के उस प्रतापगढ़ का दौरा किया था जहां शिवाजी ने अपने बाघ नख से अताताई अफजल खान का पेट फाड़ दिया था। कभी ऊंचे पहाड़ों की खामोशी, कभी समंदर की लहरों का शोर, तो कभी ऐतिहासिक महत्व के किले पीएम मोदी के लिए सामाजिक संदेश के लिए तरह तरह से प्रतीक बनते हैं। हम सब जानते हैं लोकतंत्र महापर्व के समापन की बढ़ती बेला और विपक्ष के बायोलॉजिकल नहीं होने के आरोपों के बीच पीएम मोदी का ये मौन भी बेहद मुखर रहने वाला है। आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी इस बार वाराणसी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वाराणसी में 1 जून को मतदान होना है। कल प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने पूरा दम लगा दिया है। बनारस यानी चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, जहां बीजेपी के प्रत्याशी हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस अखाड़े में ऐतिहासिक जीत के इरादे से बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज वाराणसी में डेरा डाले बैठे हैं। 10 दिशाओं से एक ही आवाज आ रही है कि मोदी जी इस बार स्वयं का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, वो अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और लक्ष्य कार्यकर्ताओं ने जो लिया है 10 लाख मतदान कराने का, वो उसको प्राप्त करेंगे। जी हां, बीजेपी का टारगेट यही है। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी के दिग्गज बाबा विश्वनाथ के नगर की खाक छान रहे हैं। बहुत बड़ी पोलिंग होगी और देश के सबसे बड़ी जीत प्रधानमंत्री जी की वाराणसी में दर्ज होगी। वाराणसी में बड़ी जीत के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने जान लगा दी है। इस चुनाव में पीएम मोदी 3 बार वाराणसी गए। योगी आदित्यनाथ ने 5 दिन वाराणसी में गुजारे। जेपी नड्डा ने 2 दिन वाराणसी के नाम किए और अमित शाह भी 2 बार वाराणसी गए। पीयूष गोयल, एस जयशंकर, मोहन यादव, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जैसे दिग्गज तो जमे ही हैं। इसीलिए बीजेपी भरोसे से भरी हुई है। देवरिया वालों, 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। अरे राहुल बाबा, ये नाचना ना आए, आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भाई, ऐसी बात। बात अगर विपक्ष की करें तो राहुल गांधी और अखिलेश यहां साझा रैली कर चुके हैं। प्रियंका और डिंपल यादव साझा रोड शो कर चुके हैं। उन्हें भी पक्का यकीन है कि इस बार उनकी जीत होगी। जो बाद में कहता था कि 1 सीट पर लड़ाई में है हम लोग, बाकी सब सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव उत्तर प्रदेश का देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग जहां क्यूटो को अपनी सीट मान रहे थे, ये भी सीट वो हारने जा रहे हैं। कांग्रेस को भी भरोसा है कि इस बार उनकी ही सरकार बनने जा रही है। निष्पक्ष मीडिया कह रहा है और ये चुनाव
कांग्रेस या इंडिया गठबंधन अकेले नहीं लड़ रही है, भारत की जनता लड़ रही है, परिवर्तन के लिए लड़ रही है। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि इस बार 4 तारीख को सत्ता परिवर्तन होगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। काशी तैयार है, 1 जून को मतदान का इंतजार है। देखना होगा कि बीजेपी की रिकॉर्ड जीत होती है या कांग्रेस का दावा सच होता है। वाराणसी से समर्थ श्रीवास्तव और रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में लोकसभा की सभी सीटों पर 7 मई को वोटिंग हो चुकी है। 4 जून को चुनाव नतीजे आ जाएंगे और इससे पहले कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने गांधीनगर में मुख्य चुनाव कमिश्नर के साथ मुलाकात की है। कांग्रेस का कहना यह है कि गुजरात में कई सीटों पर चुनाव प्रक्रिया का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस के नेता अमित चावड़ा ने कहा है कि चुनाव आयोग ने 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं की तो हम कोर्ट का रुख करेंगे। तो पूरे इलेक्शन के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जितने भी कंप्लेंट्स दिए गए, वो कंप्लेंट्स पे आज तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ। तो कांग्रेस का डेलीगेशन लेके हम आज इलेक्शन कमीशन के पास गए थे। सभी कंप्लेंट्स पे इलेक्शन कमीशन ने क्या एक्शन लिए उसकी डिटेल मांगी, तो आज इलेक्शन कमीशन के पास कोई डिटेल नहीं थी। हमने उनसे बोला है कि 1 हफ्ते में हमें पूरी डिटेल रिपोर्ट चाहिए, अदरवाइज हमें उसके लिए न्याय के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। राजकोट अग्निकांड के मामले में एसआईटी की जांच जारी है और इसी बीच गांधीनगर में एक अहम बैठक हुई है जिसमें एसआईटी ने गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी को जांच का स्टेटस बताया है। राजकोट अग्निकांड को लेकर आज पूरे दिन जबरदस्त हलचल रही। राजकोट में गेमिंग जोन अग्निकांड के बाद से गुजरात सरकार और पुलिस एक्शन में है। अब राजकोट अग्निकांड के 5वें आरोपी किरीट सिंह जडेजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस अग्निकांड में 7 लोगों को आरोपी बनाया था। इनमें से 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। गेम जोन में 60% भागीदारी रखने वाले प्रकाश शरण की इसी अग्निकांड में मौत हो गयी थी, जबकि 7वां आरोपी अशोक सिंह अभी भी फरार है। गांधीनगर में भी हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। आज गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने एसआईटी के साथ अहम बैठक की। इस बैठक के बाद एसआईटी ने साफ कर दिया कि लापरवाह अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। गुजरात के माननीय गृह मंत्री श्री ने राजकोटनी ये दुर्घटना के लिए जो सीट बनाई थी, उस इंक्वायरी में हमारा क्या क्या तहकीकात हुई है उसको रिव्यू करने के लिए मीटिंग बुलाई थी और साहब ने 2 घंटे के लिए पूरा हमारे साथ डिस्कस किया और वो चाहते हैं कि इस घटना की तह तक जाए और जो कोई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है, उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो। इसलिए उन्होंने कहा कोई भी बड़ा ऑफिसर हो उसकी भी पूछपरछ होनी चाहिए और उसके बाद उनकी क्या जिम्मेदारी है वो आपको बतानी है। इस बैठक में एसआईटी ने गृह राज्य मंत्री को अब तक हुई जांच के बारे में जानकारी दी। साथ ही बताया कि एसआईटी जल्द ही जांच पूरी करके डिटेल सौंपेगी, जिसके बाद एक्शन और तेज होने वाला है। राजकोट अग्निकांड में 7 अधिकारियों को निलंबित करने के बाद अब गुजरात सरकार ने जो है एसआईटी के साथ मीटिंग की। आज गुजरात के गृह राज्य मंत्री ने अपनी ऑफिस में जो है एसआईटी के सदस्यों के साथ मीटिंग की, जिसके अंदर पूरी जानकारी ली गई। जो घटना हुई थी वो दुर्घटना किस प्रकार से हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या आगे की रणनीति रहेगी, किस तरह से आगे की जांच की जाए, किस दिशा में जांच आगे बढ़े, उन सभी मसलों पर जो है आज बातचीत हुई है। जो पहली बात जो सामने आई थी कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो था इलीगल था और ये इलीगल स्ट्रक्चर को किन किन लोगों ने मंजूरी दी, कैसे फायर एनओसी के बगैर ये घटना पूरी 4 साल तक चलती रही, ये गेम जोन चलता रहा, इसके लिए किन किन अधिकारियों की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी तय करने के बाद जो है एसआईटी को दी गई है। खुद गृह राज्य मंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं कि इसमें जो भी अधिकारी हों, चाहे वो आईएएस हों, आईपीएस हों या फिर कोई भी छोटा बड़ा अधिकारी हो, किसी को भी यहाँ पे बख्शा नहीं जाएगा। सबसे पूछताछ होगी और जो भी जिम्मेदार होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये बात सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि एसआईटी जो पूछताछ करेगी उसके बाद किन बड़े अधिकारियों पर जो है गाज गिरी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट में बताया कि पूरा स्ट्रक्चर टेम्परेरी था और वहां पर ज्वलनशील पदार्थ होने की वजह से इतना भयानक हादसा हुआ है। इसके अलावा गेमिंग जोन के मालिकों ने फायर एनओसी भी नहीं ली थी, लिहाजा एसआईटी साल 2021 से राजकोट में काम कर चुके सभी अधिकारियों से पूछताछ करेगी।
28 लोगों की जान लेने वाले इस अग्निकांड के बाद से लोगों में भारी आक्रोश है। लिहाजा सरकार भी इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। राजकोट गेमिंग जोन अग्निकांड के बाद पूरे गुजरात में शहर शहर गेमिंग जोन की जांच तेज हो गई है। जो गेमिंग जोन गैरकानूनी तरीके से चलाए जा रहे हैं उनके मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। गेमिंग जोन के साथ साथ अस्पतालों में भी फायर सेफ्टी की पड़ताल शुरू कर दी गई है। राजकोट अग्निकांड में 28 लोगों की जान जाने के बाद अधिकारियों की नींद टूटी है। अब गुजरात में शहर शहर अधिकारी एक्शन में हैं और एक एक गेमिंग जोन में पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। राजकोट के गेमिंग जोन में लगी आग में 28 लोगों की मौत हो चुकी है। इस 28 लोगों की मौत के बाद सरकार की तरफ से एक एसआईटी गठित की गई, जिसके बाद कल एक बैठक भी गांधीनगर में आयोजित हुई है जिसमें फैसला किया गया है जिस भी गेम जोन के अंदर अगर बीयू परमिशन और फायर एनओसी नहीं है ऐसे मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। फिलहाल अहमदाबाद के जुंडाल सर्कल के पास आए हुए गेम जोन में हम मौजूद हैं और इस गेम जोन की भी अगर हम बात करते हैं तो एक स्पेशल ड्राइव फायर डिपार्टमेंट की तरफ से चलाई जा रही है। अहमदाबाद की बात करें तो 42 छोटे और बड़े गेम जोन आए हुए हैं जहां पे फिलहाल फायर टीम की तरफ से बीयू परमिशन और एनओसी, जो फायर एनओसी लेना जरूरी होता है, उसकी जांच भी की जा रही है। गुजरात में फिलहाल सभी गेम जोन बंद करा दिए गए हैं। फायर विभाग की टीमें सभी गेम जोन में जाकर ड्रिल कर रही हैं। फायर एनओसी, बीयू परमिशन और दूसरे जरूरी मशीनों की जांच की जा रही है। इस दौरान गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई भी की जा रही है। अहमदाबाद में 4 गेम जोन के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और बाकी की जाँच चल रही है। उसमें इंस्पेक्शंस और ऑडिट चालू है। उनकी बीयू परमिशंस और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स चेक करने के बाद आगे कैसे प्रोसेस करना, पुलिस और स्टेट डिपार्टमेंट और फायर डिपार्टमेंट का जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होगा। उसके बाद आगे की लीगल प्रोसीजर किया जाएगा। सूरत में भी गेम जोन मालिकों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। यहाँ कुल 17 गेम जोन हैं, जिनमें से 6 गेम जोन सील करके उनके मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। राजकोट के जो घटना हुई वो दुखद घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सूरत शहर में भी जहाँ पे भी लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसे अम्यूज़मेंट पार्क, फन फेयर, मेला हो गया, सर्कस या जादूगर के खेल हैं, ऐसी सारी जगह पे अभी जॉइंट विज़िट करना और जॉइंट टीम बना के इंस्पेक्शन करना जारी है। उसमें फायर, इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चरल, हेल्थ एंड पुलिस की जॉइंट विज़िट हो रही हैं। उसमें जहाँ पे भी ऐसा लगा कि जो नॉर्म्स फॉलो होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं या फिर प्रीमाइसिस लाइसेंस उनके पास नहीं है या फिर उन्होंने रिन्यू नहीं करवाया, तो टाइम बिंग में रिन्यू नहीं है और वो चला रहे थे, तो उसमें से हमने 6 गेम जोन के मालिक के ऊपर अभी फ़िलहाल एफआईआर दाखिल की है। सिर्फ गेम जोन ही नहीं, अस्पतालों में भी फायर सेफ्टी की जांच शुरू हो गई। ये तस्वीरें जूनागढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की है, जिसका लोकार्पण साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस 8 मंजिला सरकारी अस्पताल में हर रोज करीब 10,000 से ज्यादा लोग आते हैं। इसके बावजूद इस अस्पताल में फायर सेफ्टी की कोई सुविधा नहीं है। फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि अस्पताल प्रशासन को 8 बार नोटिस दिया जा चुका है। मेडिकल कॉलेज जो है जूनागढ़ की गवर्नमेंट की, उसमें कोई फायर सिस्टम नहीं थी। हमने उसको भी तकरीबन 7 या 8 बार लेटर भेज के उसको इन्फॉर्म किया था और वहाँ भी सिविल हॉस्पिटल के साथ में ही ग्रांट मिलने के बाद पीआईयू के जरिए टेंडर प्रक्रिया करके अभी कोई किसी एजेंसी को वर्क ऑर्डर दे दिया है और वहाँ भी मैंने विज़िट किया था 3 दिन पहले, तब तकरीबन 30% अबाउट काम पूरा हो गया था। फायर सेफ्टी को लेकर शहर शहर जांच पड़ताल का मकसद यही है कि भविष्य में दोबारा राजकोट जैसी त्रासदी न हो। काश ये प्रशासन पहले से इतना चुस्त दुरुस्त होता, अधिकारी अपना काम ईमानदारी से करते, तो शायद राजकोट अग्निकांड में जान गंवाने वाले 28 लोग आज जिंदा होते। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।